आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। जिस तरह से समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच में विवाद पैदा होते रहते हैं और उनका निपटारा भी बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कई बार शांतिपूर्ण वार्तालाप के द्वारा या पंच निर्णय अथवा फिर अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा किया जाता है, और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से समस्याओं का समाधान भी हो जाता है, विवाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों और झगड़ों का निपटारा कैसे किया जाता है, उसमें भी मूलतः वार्ता के द्वारा या फिर मध्यस्थता के द्वारा, विभिन्न राज्यों के द्वारा प्राचीन काल से ही हमें ये सब देखने को मिलता है कि वो निपटारा किया जाता है। तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य झगड़ों का निपटारा अधिकांश रूप से युद्ध के द्वारा ही प्राचीन काल में भी होता था, परंतु आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कारों ने युद्ध को अति भीषण बना दिया। विश्व में गुटबंदी के फलस्वरूप दो राष्ट्रों का विवाद विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। इस भीषण मानव संहार तथा विनाश से बचने के लिए विश्व के राजनीतिज्ञों ने युद्ध के अतिरिक्त झगड़ों के निपटाने के अन्य साधन भी खोज निकाले। युद्ध से बचने के लिए लगभग सभी राष्ट्र झगड़ों को निपटाने के लिए अन्य साधनों को अपनाने के लिए तैयार भी हो गए। जैसा कि ओपनहाइम बताते हैं, साधारणतः राज्यों के मध्य दो प्रकार के विवाद कानूनी तथा राजनीतिक ही होते हैं, और इन कानूनी और राजनीतिक विवादों का निपटारा मैत्रीपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों के द्वारा ही किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मतभेद हैं उनके अनेक कारण हैं जो प्राय राजनीतिक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो भी मान्य सिद्धांत हैं उन अवहेलना के फलस्वरूप कानूनी ढंग से झगड़े भी खड़े हो जाते हैं, और इस तरह से झगड़े या तो आपस के विचार विनिमय द्वारा अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्णय के अनुसार तय भी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 40 में भी समझौते के तरीके दिए गए हैं, और उनमें आपस की बातचीत तथा विचार विनिमय का प्रमुख स्थान है। सुरक्षा परिषद की सहायता लेने के पूर्व आपस की बातचीत से समझौते को तय करने का प्रयत्न करना बहुत ही जरूरी है। तो जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विवाद वैसे तीन तरह के होते हैं। एक तो तथ्यों से संबंधित विवाद होते हैं, दूसरे वैधिक विवाद होते हैं जिनका संबंध पक्षों के वैधिक अधिकारों से होता है, और तीसरी तरह के विवाद होते हैं राजनीतिक विवाद जिनका संबंध पक्षों के हितों अथवा उनके सम्मान से होता है। तो इन सब विवादों का निपटारा करने के लिए प्राय दो तरह के साधन प्रधान साधन के रूप में माने जाते हैं। पहला है शांतिपूर्ण अथवा मैत्रीपूर्ण साधन, और दूसरा है बाध्यकारी साधन। तो पहले हम लेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से या मैत्रीपूर्ण साधन वो कौन कौन से हैं जिससे विभिन्न राज्यों या देशों के बीच में होने वाले विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करने में ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि वर्तमान में युद्ध से बचाव एक महत्वपूर्ण दायित्व बनता है प्रत्येक राज्य का। तो मैत्रीपूर्ण साधनों की बात हम करें तो उसमें बहुत सारे साधन हैं जिसमें सद्भावना और अच्छी प्रेरणा द्वारा शांतिपूर्ण रीति से समस्या का निराकरण प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 33 इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संकट में डालने वाले किसी विवाद में दोनों पक्ष सर्वप्रथम वार्ता, जांच, मध्यस्थता, संराधन, पंच निर्णय, न्यायालय द्वारा निर्णय तथा अन्य शांतिपूर्ण उपायों का आश्रय लेकर समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे।
तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए मैत्रीपूर्ण साधनों में जो महत्वपूर्ण साधन है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। महत्वपूर्ण साधनों में जैसे मैंने अभी बताया, वार्ता है, संराधन है, सत्सेवा या मध्यस्थता है, पंच निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग, अधिनिर्णय है और संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहला यदि हम लें जैसे समझौता वार्ता है, तो ये समझौता वार्ता का प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्तालाप के द्वारा छोटी छोटी भ्रांतियाँ आराम से दूर की जा सकती है, संदेह मिटाए जा सकते हैं, विचारों, उद्देश्यों और नीतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है ताकि कोई मतभेद या मनमुटाव विशाल रूप धारण ना करे। इस प्रकार की वार्ता राज्यों के अध्यक्षों के बीच अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच हो सकती है और वर्तमान समय में इस प्रकार की वार्ता साधारणतया दो देशों के राजदूतों में की जाती है। वाद विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच राजदूतों द्वारा पत्र व्यवहार भी होता है और यही पत्र व्यवहार वार्ता का आधार भी माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत पाक विवाद के संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच 1 सितंबर 1959 को वार्ता हुई थी और इस वार्ता के सिलसिले में दोनों देशों के अध्यक्षों ने मंत्रियों की एक परिषद बुलाने का निश्चय किया था। 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक इस विषय में दोनों देशों के मंत्रियों के बीच दिल्ली और ढाका में बातचीत हुई थी और इस बातचीत में सीमा संबंधी विवाद का समाधान भी कर लिया गया था। इसी तरह से दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। भारत इनका हल सीधी समझौता वार्ता करके ही करना चाहता है। उस समय भी उसका यही रवैया था, इसलिए भुट्टो और श्रीमती गांधी के मध्य शिमला में वार्ता के बाद समझौता हुआ और 2 मार्च 1987 को भारत व पाकिस्तान के बीच राजस्थान सेक्टर से अपनी सेनाओं को सामान्य शांति क्षेत्र में वापस लौटने पर समझौता हो गया। 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और उनके प्रतिनिधि हेनरी किसिंजर ने भी चीन की यात्रा कर चाओ लाइन से सीधी वार्ता की। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो समझौता वार्ता आवश्यक रूप से दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर हालांकि नहीं कर पाती, लेकिन इसकी 3 संभावनाएं हो जाती है। क्या कि एक तो मतभेद कम हो जाए, कोई पक्ष अपने दावे कम कर दे या दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़े रहें। तो वार्ता चाहे सफल रहे या असफल, इसका अपना अलग से ही महत्व है। इसी तरह से हम ले सकते हैं जैसे संराधन जिसको कहते हैं, कॉन्सिलिएशन हम कह सकते हैं उसको। तो इसमें विभिन्न प्रणालियां शामिल है जो तीसरे पक्ष द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए अपनाई जाती है। ओपनहाइम ने भी यह कहा है कि यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह कार्य कुछ व्यक्तियों के आयोग को सौंप दिया जाता है और यह आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनता है तथा विवाद को तय करने की दृष्टि से तथ्यों के प्रकाश में अपना प्रतिवेदन देता है और इसमें विवाद के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव भी होते हैं। ये प्रस्ताव किसी पंचायत अथवा अदालती निर्णय की भांति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते। तो इस तरह इसमें क्या व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि हडसन ने कहा है कि संराधन की प्रक्रिया में तथ्यों का अन्वेषण और विरोधी दावों का समन्वय किया जाता है और इसके पश्चात विवाद के समाधान के लिए प्रस्ताव बनाए जाते हैं। इन प्रस्तावों को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता दोनों पक्षों को होती है। संराधन का अर्थ है विवादग्रस्त पक्षों में समझौता कराना। इस दृष्टि से संराधन और मध्यस्थता में भेद कर सकना कठिन है, क्योंकि दोनों में भेद केवल यह है कि मध्यस्थता किसी राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा की जाती है, परंतु जांच और संराधन का कार्य किसी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय आयोग अथवा परिषद के द्वारा किया जाता है। तो संराधन अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग से हालांकि भिन्न है। जांच आयोग का मुख्य उद्देश्य
इस आशा से तथ्यों का विश्लेषण करना होता है कि इससे दोनों पक्ष स्वयमेव आपस में समझौता कर लेंगे, किंतु संराधन का मुख्य लक्ष्य इस आयोग के प्रयत्नों द्वारा दोनों पक्षों से समझौता कराना होता है, दोनों पक्षों के बीच में। फिर हम तीसरा महत्वपूर्ण ले सकते हैं, वो है मध्यस्थता। जब दो राज्यों के बीच वार्ता द्वारा विवाद की समाप्ति नहीं होती है, तब अन्य राज्य विवाद की समाप्ति का प्रयत्न करते हैं। मध्यस्थता का अर्थ है किसी तीसरे पक्ष द्वारा विवादग्रस्त पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास। इसके दो रूप हो सकते हैं। तीसरा पक्ष दोनों विवादग्रस्त पक्षकारों को पुनः वार्ता के लिए सहमत कर अपने देश में या किसी अन्य तटस्थ देश में उनकी बैठक का प्रबंध कर सकता है। इसे सत्सेवा कहते हैं। तीसरा राज्य स्वयं वार्तालाप में भाग नहीं लेता, इसकी भूमिका केवल संदेशवाहक अथवा संचार माध्यम से ही होती है। फिर इसके अंतर्गत क्या होता है, कई बार तीसरा पक्ष न केवल विवादग्रस्त पक्षों की वार्ता कराता है, वरन स्वयं वार्तालाप में भाग भी ले सकता है अथवा विवादग्रस्त पक्षों को विवाद के समाधान हेतु प्रस्ताव दे सकता है। इसे मध्यस्थता कहते हैं। उदाहरण के लिए 1965 के भारत पाक संघर्ष के बाद पूर्व सोवियत संघ ने दोनों देशों के मध्य समझौता कराने के लिए अपनी सत्सेवा, जिसे हम गुड ऑफिस भी कहते हैं, प्रदान की, और जिसके फलस्वरूप 1966 की जनवरी के प्रारंभ में ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री के बीच वार्ता प्रारंभ हुई, किंतु 10 जनवरी तक वार्ता का सफल परिणाम न निकलने के कारण इसमें असफल होने की संभावना बढ़ गई। सोवियत प्रधानमंत्री की मध्यस्थता के फलस्वरूप ही 11 जनवरी 1966 को संयुक्त विज्ञप्ति निकाली गई और दोनों देशों के मध्य ताशकंद का समझौता हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे मध्यस्थता के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम मैत्रीपूर्ण साधनों में लेते हैं पंच निर्णय। पंच निर्णय की प्रक्रिया भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रारंभिक दिनों में शुरू हो चुकी थी और प्राचीन यूनान में विवादों को तय करने के लिए इसे खूब अपनाया जाता था। ग्रोशियस का विचार था कि पंच निर्णय द्वारा युद्ध को रोका जा सकता है और सन 1794 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य हुई बेसंधि के बाद यह प्रक्रिया विवादों के सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक साधन मानी जाने लगी। सामान्य रूप से पंच निर्णय में दिया गया पंचाट दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। कोई राज्य अपना विवाद पंचों को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बार ऐसा कर लिया गया तो उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। यदि निर्णय देते समय पंचों ने धोखे, दबाव या गलतफहमी से कार्य किया है तो संबंधित पक्षों को इसे स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। 1831 में हॉलैंड के राजा ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी सीमा विवाद के बारे में अपना निर्णय दिया था, किंतु इसे पंच द्वारा अपने अधिकारों के अतिक्रमण के कारण स्वीकार नहीं किया गया। तो पंच निर्णय के लिए आवश्यक है कि निर्णय ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए जो पहले से प्रचलित हैं और जिन्होंने एक मान्यता का रूप धारण कर लिया है। यदि पंच अपना निर्णय किसी पूर्व सिद्धांत के आधार पर न देकर अपनी इच्छा से विषय के गुणों के अनुसार देते हैं तो निर्णय एक पक्षीय समझा जाएगा और उस निर्णय को मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि किसी पंच फैसले में कोई सिद्धांत निहित न होकर केवल कोई तथ्य निहित होता है और उस तथ्य के आधार पर निर्णय दिया जाता है तो ऐसी दशा में निर्णय करने वालों का कार्य सीमित होता है और उनको प्रत्यक्ष विषयों के आधार पर निर्णय करना होता है। जैसा कि कह सकते हैं 1794 में सेंट क्रोइस नदी की सीमा निर्धारित करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो इस तरह से भी पंच निर्णय के बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। ओपनहाइम ने भी इसके बारे में कहा है कि पंच निर्णय का अर्थ है राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाए और यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा होता है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से
भिन्न होता है। तो इस तरह से पंच निर्णय भी मैत्रीपूर्ण साधनों में सम्मिलित होता है। तो इस में हालांकि मैत्रीपूर्ण जो साधन है विवादों के समाधान के, उसके कई मुख्य साधन हैं, कई प्रकार हैं, लेकिन आज के व्याख्यान में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो शेष हैं मैत्रीपूर्ण साधन, उनका हम अगले व्याख्यान में मैं उनकी चर्चा करूंगी। धन्यवाद।